नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न पे। हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी के सीरीज में क्लास 7 को समाप्त कर चुके थे। आज से क्लास 8 को स्टार्ट कर रहे हैं। 8वीं कक्षा के राजनीतिक विज्ञान को हम लोग पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम पहले अध्याय को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका कि शीर्षक है भारतीय संविधान। हम लोग संविधान के विषय में पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के विषय में समझेंगे, जानेंगे क्या है। देखिए, अगर हम बात करें संविधान की, समझे कि संविधान क्या होता है, तो आपको समझाने के लिए फुटबॉल के खेल के विषय में बताया गया है। जैसे किसी भी खेल में कोई नियम होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप फुटबॉल को ले तो फुटबॉल के खेल में यह नियम होता है कि सभी लोग पैर से खेलेंगे। सिर्फ एक गोलकीपर होगा जो क्या करेगा, उस बॉल को हाथ में पकड़ सकता है। इसके अलावा कोई भी अगर हाथ से बॉल को छूता है तो उसे गलत माना जाएगा। इसी प्रकार अलग अलग खेलों में अलग अलग नियम होते हैं। जैसे क्रिकेट, हॉकी, इन सब का अलग अलग अपना नियम है। इस नियम के हिसाब से हम क्या करते हैं, समझ पाते हैं कि कोई खेल कौन सा खेल है। यानी कि हम उस खेल को परिभाषित भी कर सकते हैं और उसके बीच में फर्क भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको विशेषता बताई जाए कि बैट से खेलते हैं, छोटा सा बॉल होता है, 12 खिलाड़ी होते हैं, तो आप समझ जाएंगे क्रिकेट की बात हो रही है। वैसे ही अगर बताया जाए एक बड़ा सा बॉल होता है, पैर से खेला जाता है, हाथ से नहीं छूना है उस बॉल को, तो आप समझ जाएंगे क्या है, फुटबॉल है। यानी कि एक नियम के आधार पर आप किसी भी चीज को परिभाषित कर पा रहे हैं या उसे अलग कर पा रहे हैं, उसे फर्क समझ पा रहे हैं उस चीज में। जैसे अलग अलग खेलों में अनेक प्रकार के जो है नियम होते हैं, उसी तरह अलग अलग समाजों के भी अपने अपने नियम होते हैं। अब जैसे हम लोगों ने खेलों में देखा कि अलग अलग नियम के हिसाब से हम जो है अलग अलग खेल को पहचान पा रहे थे, उनमें फर्क महसूस कर पा रहे थे, उसी तरह समाज के भी अपने अपने नियम होते हैं। हम उस नियम से समाज को परिभाषित कर सकते हैं और जो है समाज के बीच के फर्क को समझ सकते हैं। अब अगर बात करें पूरे देश के स्तर पर, तो देश या राज्य क्या होता है, देश या राज्य में अनेक तरह के जो है समाज रहते हैं। तो उन सभी समाजों को ध्यान में रखकर, उन सभी समुदायों को ध्यान में रखकर उनके सहमति से नियम बनाया जाता है। और वही नियम जब लिखित रूप में आ जाता है सामने, तो उसे हम संविधान के रूप में जानते हैं। संविधान में मुख्यतः क्या होता है, एक निश्चित जो है सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सहमति से कुछ नियम बनाए गए हैं। उस नियम को सूचीबद्ध कर दिया गया है, लिखित रूप में उसे सामने रख दिया गया है, ताकि उसको सभी देखें और उसका पालन करें, उसके हिसाब से चले। उस संविधान को पढ़कर आप किसी देश को, किसी राज्य को परिभाषित कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वह संविधान कहाँ का है। प्रत्येक जगह के संविधान में कुछ अंतर उसके हिसाब से हो सकते हैं, वहाँ के लोगों के हिसाब से उसमें हो सकता है। ओके, तो संविधान को समझाने के लिए मैंने जो है आपको इस तरीके से समझाया। अब हम बात करते हैं इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में मुख्यतः हम देखेंगे कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद भारतीय संविधान कैसे लिखा गया, इसमें किन किन लोगों ने हिस्सा लिया, इसके साथ ही भारतीय संविधान के कुछ मुख्य लक्षणों के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी बातें इसमें बताई गई है। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, आमतौर पे यहाँ एक बात समझने की है कि आमतौर पे जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, हम समझते हैं उन सभी के पास आज एक संविधान है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि संविधान बराबर लोकतंत्र नहीं होता। यानी कि जरूरी नहीं है कि सभी लोकतंत्र के पास संविधान होगा या फिर जिस देश में भी संविधान है वहाँ लोकतंत्र है। संविधान राजतंत्र में भी हो सकता है। संविधान का मतलब है नियमों की एक सूची, और नियम की सूची जो है राज्यतंत्र में भी हो सकता है। लोकतंत्र के संविधान को हम ऐसे समझेंगे कि उस संविधान में ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसमें लोगों को अधिकार दिया गया है, लोगों को महत्व दिया गया है, और फिर उस संविधान का शासन है, उस विधि का शासन है। ऐसी कुछ बातें अगर संविधान में दी गई हैं तो उसे हम लोकतांत्रिक संविधान के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं संविधान की जरूरत क्यों। तो देखिए, संविधान की जरूरत अनेक कारणों से पड़ते हैं। अगर एक एक करके हम लोग समझे तो सबसे पहले क्या होता है, संविधान हमें क्या करता है, एक मूल स्वरूप प्रदान करता है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि कैसे किसी जो है नियम के हिसाब से हम किसी चीज को परिभाषित कर सकते हैं। तो वही बात है, अगर हमारे पास एक संविधान है तो संगठित रूप से हम समझ पाते हैं कि हमारा मूल स्वरूप क्या है, हमारे देश का, हमारे देश में रहने वाले लोगों का मूल स्वरूप क्या है, वो कैसे रहेंगे। इसके अलावा जो नियम संविधान में दिए जाते हैं
वे इस प्रकार से होते हैं कि उन्हें सभी देशवासी अपने देश चलाने के पद्धति के रूप में अपनाते हैं। चूंकि वो नियम जब बनाए गए थे तभी इस तरीके से बनाए गए थे, इस चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया गया था कि हमारे देश में किस किस समुदाय के, किस किस धर्म के, किस किस जाति के लोग रहते हैं। और जब ये नियम बना दिया गया तो और इस नियम का ही शासन अपने देश पे चल रहा है तो आपको यह नियम मानना होगा। इस नियम के अंतर्गत पूरे देश के सभी लोग आते हैं। ओके, इसके अलावा संविधान जो है हमें सरकार के प्रवृत्ति के भी विषय में बताता है कि सरकार कैसी होगी, सरकार कैसे चुने जाएंगे, लोग किस प्रकार उसमें हिस्सा लेंगे, लोगों का क्या अधिकार होगा, सरकार कैसे काम करेगी, कैसे दुरुपयोग करने पर उसे जो है हटाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें संविधान में बताई जाती हैं। आइए यहाँ साइड में कुछ बातें बताई गई हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। बताया जा रहा है कि 1934 में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को अपने नीति में अधिकृत रूप से शामिल किया। यानी कि 1934 के पहले किसी ने भारत के लिए संविधान की मांग नहीं की थी। अंततः क्या हुआ, दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक जो है इस सभा ने काम किया और मिलकर भारत के संविधान का रचना किया। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ दी गई है उनमें से। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले जो है पेज पर आपको नेपाल के जो है विषय में बताया गया है। नेपाल में जो है कुछ जन संघर्ष हुए उसके विषय में बताया जा रहा है। एक्चुअली ये जो जन संघर्ष हुए ये संविधान को लेके थे। इसे शॉर्ट में मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे पूछा नहीं जाता है। नेपाल में क्या था, पहले राजा का शासन था। 1990 में लोकतंत्र की बहाली हुई और फिर उस समय संविधान बनाया गया। लेकिन उस संविधान में क्या था, इस प्रकार से वो संविधान बना था कि राजा ही देश का सर्वोच्च पद पे था। क्या हुआ, फिर से जो है वो लोकतंत्र था पूरी तरीके से बहाल नहीं हुआ, फिर राजा के हाथ में सारा चीज़ आ गया। धीरे धीरे करके फिर व्यवस्था वैसी ही हो गई। लोगों ने संघर्ष किया, संघर्ष के उपरांत 2006 में देश पूरी तरीके से लोकतंत्र हो गया। अब जब देश लोकतंत्र हो गया है तो उस देश में संविधान कैसा है, पहले वाला है, पहले वाला संविधान है। तो उसमें तो सारे सिस्टम ही अलग हैं। राजा जो है सर्वोच्च पद पे है, राजा के हिसाब से ही बाकी सारी चीज़ें उसमें फिक्स की गई हैं। तो लोगों ने मांग की कि जब हम लोकतंत्र हो ही चुके हैं, हमारा देश लोकतांत्रिक हो ही चुका है, तो हमें एक नए संविधान की ज़रूरत है जो हमें अच्छे से परिभाषित कर सके या हमारे स्वरूप को तय कर सके। तो 2007 में नए संविधान के विषय में बताया गया है कि 2007 या 2008 में जो है वहाँ लोकतंत्र बना और नए संविधान को सामने लाया गया। इतनी बातें जो है आप नेपाल के विषय में ध्यान रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम संविधान के जरूरत की बात करते हैं तो किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, शासन का बागडोर किसके हाथ में होगा, कैसे प्रतिनिधि चुने जाएंगे, किस प्रकार से आगे वे काम करेंगे, इन सभी बातों का जिक्र जो है संविधान में होता है। तो संविधान इसलिए भी जरूरी है। अगर हम लोकतांत्रिक संविधान की बात करें तो उसमें बताया जाता है कि लोग कैसे अपने नेता को चुनेंगे, अपने जनप्रतिनिधि को कैसे जो है लोग चुनेंगे, और वह प्रतिनिधि जब चुन के आगे जा रहा है, सत्ता में जा रहा है, तो वह सत्ता का दुरुपयोग ना करे। ये बातें भी संविधान में बताई जाती हैं। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जो जनप्रतिनिधि को सत्ता के दुरुपयोग करने से रोकते हैं। लोगों को भी मौलिक अधिकार दिया जाता है कि लोग सवाल खड़ा कर सके अगर उनके विरुद्ध कुछ काम किया जा रहा है। तो आपको एग्जाम्पल के रूप में समानता के अधिकार के विषय में बताया जा रहा है। जब आप आर्टिकल 15 को पढ़ते हैं समानता के अधिकार को, तो उसमें बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, भारतीय संविधान में या लोकतांत्रिक संविधान में आप यूँ कह सकते हैं कि ताकतवर और कमजोर समुदाय के बीच समन्वय का तरीका बताया जाता है। यानी कि कोई भी समाज है, वहाँ अगर कुछ लोग ताकतवर हैं, कुछ लोग कमज़ोर हैं, तो हमेशा एक ताकतवर समूह यह कोशिश करता है कि कमज़ोर समूह पर उसका आधिपत्य हो जाए, उसका शासन हो जाए। तो अगर देश जो है लोकतांत्रिक है, वहाँ संविधान है, संविधान का शासन है, विधि का शासन है, तो सभी को बराबर अधिकार दिया गया है। तो संविधान में ऐसे नियम बनाए होंगे, ऐसी बातों का जिक्र होगा जिससे कोई भी ताकतवर समूह कमज़ोर समूह पर अपना शासन ना कर सके या अपना जोर जबरदस्ती ना अपना सके। एक बहुत ही अच्छा लाइन बुक में दिया गया है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। ये तो आप समझते ही हैं
कहीं भी अगर बहुमत में कुछ लोग हैं तो वो चाहेंगे कि अल्पमत में रहने वाले लोगों को या कमज़ोर लोगों को जो है अपने अंडर में कर ले, अपने जो है अधिकार क्षेत्र में कर ले। यह दबदबा खत्म करने के लिए लोकतंत्र में, संविधान में अनेक सारे नियम बनाए जाते हैं। संविधान में कुछ नियम ऐसे होते हैं जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। स्पेशल ऐसे नियम बनाए जाते हैं अल्पसंख्यकों के लिए। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो मुस्लिम समुदाय हैं या जो भी अल्पमत में हैं, जो भी अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए अलग से कानून बनाया जाता है ताकि जो बहुसंख्यक लोग हैं अपने निरंकुशता को या अपने दबदबे को उनके ऊपर आरोपित ना करें। यहाँ दो वर्ड आता है, अंतर सामुदायिक और अंतः सामुदायिक। इसको समझ लीजिए। अंतर सामुदायिक का मतलब है इंटर कम्युनिटी। इसका मतलब है कि एक दूसरे समुदाय के लोग किसी दूसरे समुदाय पर अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं तो इसे कहते हैं हम अंतर सामुदायिक। मान लीजिए अगर हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम धर्म पे अपना जो है दबदबा कायम करना चाहते हैं तो आप इसे कहेंगे अंतर सामुदायिक या इंटर कम्युनिटी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही समुदाय के अंदर जो बहुमत में लोग होते हैं वो अल्पमत में रहने वाले लोगों पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं, तो इसे हम अंतः सामुदायिक कहते हैं, इंटर कम्युनिटी। आप देख सकते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर ही जो ऊंचे जाति के लोग हैं हमेशा से निम्न जाति के लोगों का शोषण करते आए हैं, तो इसे आप कह सकते हैं अंतः सामुदायिक या इंट्रा कम्युनिटी। ये दो वर्ड आप याद रखिएगा, इन दोनों के विषय में जानकारी जो है जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि संविधान इसके अलावा हमें और भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के विषय में बताता है। जैसे संविधान कभी कभी हमें स्वयं मतलब कुछ गलती करने से रोकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ बताया गया है कि कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है ये पार्टी पॉलिटिक्स देखकर, ये राजनीति देखकर कि ये तो बहुत ही गंदा है, देश का विकास नहीं हो रहा है, लोग जो है बस यूं ही उलझे रह रहे हैं, इससे तो बेहतर है कि कोई जो है निरंकुश या तानाशाह शासन हो जाए। लेकिन हमारे पास संविधान है, संविधान में कुछ ऐसे मूल्य हैं जो हमें बताते हैं कि आपको भले ही आज ये राजनीतिक दल अच्छा ना लग रहा हो, आप निरंकुश या तानाशाह शासन के विषय में सोच रहे हो, लेकिन जो निरंकुश या तानाशाह शासन है वो ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ नहीं होता। आपको उसमें नज़र आ रहा होगा कि विकास तेज गति से होती है, लेकिन वो सभी के हित को ध्यान में रख के नहीं चलती। आपके देश के अल्पसंख्यक हैं, हो सकता है उसका उसमें कल्याण ना हो। तो ये सारी बातें, ऐसे बहुत सारे मूल्य संविधान में होते हैं जो अपने देश के लोगों को बांध के रखते हैं। संकट के समय में जब लोग जो है पथ भ्रष्ट होते हैं उस समय यह मूल्य कार्य करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है भारतीय संविधान के कुछ मूल लक्षणों के विषय में पढ़ेंगे। कुछ स्पेसिफिक चीज़ बताई गई हैं उसके विषय में पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने से पहले जो बातें यहाँ बताई जा रही हैं उसके विषय में ध्यान दीजिए। देखिए, बताया जा रहा है कि अपना देश गुलाम था, ये सभी जानते हैं। ब्रिटिश नियम यहाँ थे, लागू थे, यहाँ के लोगों को वह नियम झेलनी पड़ती थी, और उस नियम को बनाने में यहाँ के लोगों का कोई अधिकार नहीं था, लोग उसमें शामिल नहीं थे नियम बनाने में। अब जो नियम कोई और बनाएगा अपने देश के लोगों के लिए, वो अपने मर्जी से बनाएगा, अपने फायदे के लिए बनाएगा। तो लोगों ने ऐसे कानूनों को झेला, बाध्य थे लोग इसको झेलने के लिए, बहुत परेशानी होती थी। तभी लोगों के दिमाग में ये सोच आया कि जब अपना देश आज़ाद होगा तो हम अपने देश को लोकतांत्रिक देश बनाएंगे, यानी कि हमारे देश में आज़ादी के बाद सबको समान अधिकार होगा। सबको समान अधिकार दिलाने के लिए जो है हम ऐसा कुछ कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे। इसी सब को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ आप जानते ही हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान सभा की गठन हुई, 300 लोगों ने इसमें जो है भाग लिया, और बहुत ही काफ़ी सोच समझकर विचार विमर्श के बाद लगभग 3 साल का समय लगा और अपना संविधान तैयार हुआ, जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई। एक्चुअली संविधान को बनने में 3 साल नहीं बल्कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं, अगर आप एग्जैक्ट टाइम याद करना चाहे तो। देखिए, अपने देश के संविधान बनने के समय एक समस्या थी जिसे ध्यान में जरूर रखना चाहिए। जिस समय संविधान बनाया जा रहा था उस समय देश का माहौल बहुत ही खराब था। इसके अलावा हमेशा से अपने देश के विविधता के विषय में आप जानते हैं, अनेक समुदाय के यहाँ लोग रहते हैं, अनेक भाषा धर्म संस्कृति के लोग रहते हैं यहाँ। तो इन सभी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण करना था कि सबको साथ लेके चला जा सके। इसके अलावा उस समय का माहौल कुछ ऐसा था कि पाकिस्तान का अलग होना लगभग तय था। अब जब पाकिस्तान अलग होने वाला है
तो बहुत सारे लोग इस चिंता में हैं कि हम कहाँ जाएंगे, भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में जाएंगे। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना था और इन सभी को ध्यान में रखते हुए हाँ, इसके साथ एक और बातें बताई जा रही है कुछ देसी रियासतें के विषय में। कुछ नहीं, 565 देसी रियासतें थे जिनको कह दिया गया था कि आप अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में रह सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में जा सकते हैं। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य को जो है बहुत ही अच्छे से देखकर, सोच समझकर, काफ़ी विचार विमर्श करके अपने जो है संविधान को तैयार किया गया, इस दस्तावेज को तैयार किया गया। संविधान बनने के बाद इसमें मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया, क्योंकि उस समय देश की हालत ठीक नहीं थी, गरीबी को भगाना बहुत जरूरी था, इस चीज़ पे जोर दिया गया। ये समस्या आज भी हमारे देश में है। इसके अलावा दूसरे एक टॉपिक पे बात करें तो चूंकि हमारा देश लोकतांत्रिक होने जा रहा था, तो इसमें जनप्रतिनिधि के चयन में जनता की भूमिका कैसी हो, इस पे बहुत अधिक जोर दिया गया। ये दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा उस समय। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे साइड में आप देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में कुछ बातें बताई गई हैं, इसे जान लीजिए। देखिए, इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जब ये संविधान सभा में थे तो ये खुद को अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि के रूप में देखते थे। इनका मानना था कि मैं संविधान सभा में हूँ तो निम्न जाति के लोगों के लिए भी कुछ भला हो पाएगा, कुछ अच्छा हो पाएगा। इसके साथ ही ये निम्न जाति या अनुसूचित जाति को ये कहते थे कि आप लोग जो है लोक सेवाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ताकि शासन प्रशासन को आप भी समझ पाए, देश में जो है आपको भी अच्छा स्थान मिल पाए। अब आइए एक एक करके भारतीय संविधान के जो मूल लक्षण है उसके विषय में जानते हैं। सबसे पहला लक्षण बताया जा रहा है संघवाद, फेडरलिज्म। देखिए, संघवाद का सिंपल सा मतलब होता है, हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन को डिस्कस करते समय कई बार समझा है कि देश में एक से अधिक स्तर पर सरकार का होना। अपने देश में आप सभी जानते हैं राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, पंचायती राज है, तो 3 स्तर पर अपने देश में जो है सरकार काम करती है। इसे ही कहते हैं संघवाद। यह मूल लक्षण होता है संघवाद का। अब ये जो एक से अधिक स्तर पर सरकार बनाई जाती है, ये क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाया जाता है कि कोई मुट्ठी भर व्यक्ति सिर्फ दिल्ली में बैठ के पूरे देश का कानून न बना सके। हालांकि सेंट्रल लेवल पे जो है दिल्ली में बैठ के संसद में कानून बनाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं कि क्षेत्रीय परेशानियों को देखकर राज्य के स्तर पर वो काम करे। इसके अलावा पंचायती राज कानून है कि पंचायत के स्तर पर भी लोग काम करें। यानी कि हर एक स्तर पर लोगों की समस्याओं को, लोगों के परेशानियों को समझकर उसके स्तर पर काम किया जाए, जनप्रतिनिधि चुने जाए और फिर लोगों का कल्याण हो। इसलिए संघवाद का जो है संघवाद को अपने भारतीय संविधान में जगह दी गई है। बताया जा रहा है कि जो ये तीनों स्तर के सरकारें हैं, या बात करें केंद्र और राज्य स्तर के सरकार के विषय में, तो इनको अपना अलग अलग अधिकार है, अलग अलग काम करने के लिए अधिकार दिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय में आपने सुना होगा कि 3 सूची बनाए गए हैं संविधान में। संघ सूची में जो है सेंट्रल लेवल पे, देश के स्तर पे कुछ ऐसे जो है विषय दिए गए हैं जिस पे क्या होगा, केंद्र सरकार अपना जो है नियम बनाएगी। राज्य सूची में राज्य स्तर की विषय के विषय में बताया गया है, उस पे राज्य सरकार काम करेगी। समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय हैं जो राज्य सरकार भी उस पे कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है। इसके अलावा संघवाद के अंतर्गत ही आता है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार या पंचायती राज काम करने के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगी। ये सारी बातें संविधान में बताई गई हैं, तो इतना आप ध्यान रखिएगा संघवाद के विषय में। आगे बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता है संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति क्या है? देखिए, संसदीय शासन पद्धति का मतलब है कि लोग अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। हमारे संविधान में बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि जितने भी जनता है उन सबको सार्वभौमिक मताधिकार, यानी हमारे देश में जितने भी वयस्क लोग हैं उनको मत देने का अधिकार है। मत देकर, वोट देकर वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, चुनकर संसद में या जो है आप कह सकते हैं विधानसभा में भेज सकते हैं। इसमें जाति वर्ग हर चीज को भी दूर किया जाता है। जैसे कोई महिला है तो ऐसा नहीं उसके साथ भेदभाव हो। यही एक ऐसा अवसर है, यह सार्वभौमिक मताधिकार जो सबको प्रदान है, यानी कि एक तरीके से समानता का भी, इसमें समानता की भी बात आ जाती है। इसे आप कह सकते हैं संसदीय शासन पद्धति के नाम से जान सकते हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सभी चुनाव में वोट तो दे ही सकते हैं, चुनाव लड़ भी सकते हैं, चाहे उनकी जो है सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, वो चुनाव लड़ सकते हैं।
इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जब लोग जो है अपने प्रतिनिधि को चुन लेंगे तो वो प्रतिनिधि किसके प्रति जिम्मेवार होंगे, जवाबदेह होंगे, जनता के प्रति, क्योंकि उनको जनता ने ही चुना है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का शासन, लेकिन चूंकि लोगों की संख्या बहुत अधिक है, सभी एक साथ शासन नहीं कर सकते, तो प्रतिनिधि के माध्यम से शासन होता है। उस प्रतिनिधि को लोग चुनकर भेजते हैं। अगले विशेषता की बात करें तो अगली विशेषता है शक्तियों का बंटवारा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे समझिएगा। देखिए, बताया जा रहा है कि राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आप इन तीनों के विषय में जानते ही हैं। विधायिका का मतलब है जिसे लोग चुनती है अपने प्रतिनिधि के रूप में। कार्यपालिका का मतलब है जो सरकार बनाती है या फिर जो नियम कानून को बनाती है और उसे लागू करती है। न्यायपालिका, न्यायालय से संबंधित जितने भी काम होते हैं वे सभी न्यायपालिका करती हैं। तो राज्य के 3 अंग बताए गए हैं संविधान में, इसे ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि राज्य के 3 अंग कौन कौन से हैं। इसके अलावा सत्ता का दुरुपयोग ना हो, यानी कि कोई भी एक सत्ता का दुरुपयोग ना करे इस अंग में से, इसके लिए सभी अंगों को अलग अलग शक्तियां दी गई हैं। सभी को इस प्रकार से शक्ति दी गई है कि एक दूसरे पर अंकुश लगाते रहते हैं। जैसे अगर संसद कुछ ऐसे नियम बनाती है जो लोगों के हित में अधिक नहीं है, तो न्यायालय को यह अधिकार है कि उस जो है नियम को वह जांच करेगी, निरस्त भी कर सकती है अगर उसको अच्छा न जान पड़ता है तो ये कुछ बातें होती हैं शक्तियों के बंटवारा के विषय में। आगे यहाँ एक बात बताया गया है, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि राज्य के 3 अंग है। यहाँ जब राज्य कहा जाता है तो राज्य का मतलब स्टेट नहीं है। यहाँ 2 कीवर्ड को समझ लीजिए, राज्य और सरकार। देखिए, राज्य का मतलब बताया जा रहा है कि राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों की प्रतिनिधित्व करती है। देखिए, एक जो है डायग्राम समझिए यूं, अगर मान लीजिए ये पूरा क्या है, ये है राज्य, और आप कह सकते हैं राज्य के अंदर ये है सरकार। यानी कि राज्य की जो अवधारणा है वह व्यापक है। राज्य हमेशा बरकरार है। भारत को अगर एक आप संप्रभु राज्य मानते हैं तो भारत हमेशा बरकरार है, लेकिन इसके अंदर की जो सरकार है वो क्या होती है, सरकार मतलब कार्यपालिका, इसकी गठन होती है हर 5 साल पर। यह बदल सकती है, लोग चुनाव करके जो है फिर नए सरकार को लाते हैं। तो इस बात को समझ लीजिए सरकार और राज्य में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मौलिक अधिकारों के विषय में बताया जा रहा है। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब आप समझते ही हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के खंड को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। क्या था, ब्रिटिश शासन के समय लोगों को इतना परेशान किया गया कि जो बुद्धिजीवी लोग थे अपने देश के, उन्होंने सोचा कि जब अपना देश आज़ाद होगा तब हम एक ऐसा नियम बनाएंगे, ऐसे संविधान की रचना करेंगे, ऐसे तरीके बनाएंगे जिसमें लोगों को अधिकार दिया जाएगा। और उसी सोच के अंतर्गत ये मौलिक अधिकार लोगों को दिए गए हैं। बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, अभी हम इसे एक एक करके पढ़ेंगे सभी अधिकारों के विषय में। देखिए, क्या होता है कि नागरिकता को राज्य की सत्ता के मनमाने, नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए यह मौलिक अधिकार लोगों को, नागरिकों को दी जाती है कि जब सत्ता में कोई प्रतिनिधि चला जाए तो वह लोगों पर किसी प्रकार का उत्पीड़न ना करे, लोगों का शोषण ना करे। इसलिए यह अधिकार लोगों को हमेशा है। लोग इसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, संविधान का जो यह खंड है मौलिक अधिकार वाला, इसे लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया है। खासकर अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाती है संविधान के अंतर्गत, उनके लिए अलग से कानून बनाए जाते हैं। एक बात और बताई जा रही है, मौलिक अधिकार के अलावा हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का एक खंड है जिसमें कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जो हमारे देश, हमारे राज्य का मार्गदर्शन का काम करता है कि हमारे देश, हमारे राज्य को किस प्रकार का काम करना चाहिए, कैसे कानून बनाने चाहिए, लोगों का कैसे कल्याण करना चाहिए। ये सारी बातें नीति निर्देशक तत्वों वाले खंड में बताए गए हैं। इसके बाद है, अभी हम लोग जो है ये मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे थोड़ी देर में, पहले आगे पढ़ लेते हैं अगले विशेषता के विषय में। धर्मनिरपेक्षता के विषय में बताया जा रहा है। बहुत ही विस्तार से धर्मनिरपेक्षता के विषय में कुछ नहीं बताया गया है, बस इतना समझ लीजिए कि राज्य किसी भी धर्म को अपना राजकीय धर्म नहीं मानती है, धर्म को बढ़ावा नहीं देती है, धर्म से एक निश्चित दूरी बना के रखती है। इसे ही धर्म निरपेक्षता कहते हैं। अब आइए एक एक करके जो है हम यहाँ मूल अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार। अभी हम लोगों ने पहले देखा भी था। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। यह अधिकार में
इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत के प्रथा के विषय में भी बताया गया है कि छुआछूत, अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया है, इसका उन्मूलन कर दिया गया है, इसकी प्रैक्टिस कहीं भी नहीं की जाएगी। अगले को हम पढ़े तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार में बताया जा रहा है कि इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। उसके बाद है 3 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जाएगी, नहीं तो इसे ऑफेंस के रूप में देखा जाएगा, अधिकार समझा जाएगा। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा देश, हमारा जो राज्य है क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी राज्य को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है कि लोग अपने धर्म को क्या करेंगे, आगे बढ़ा सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। 5वां अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। अगला सबसे अंतिम मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति का अगर ऊपर दिए गए 5 मौलिक अधिकारों में से किसी अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे न्यायालय में इस बात को लेकर जा सकते हैं। यह 6 मौलिक अधिकार संविधान में दिया गया है भारत के लोगों को, इसे ध्यान रखिएगा। इस प्रकार हम लोगों ने पहले अध्याय को समाप्त कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे अध्याय को डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।